अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दस्तक। कराची एक बार फिर आग के शोलों में घिरा हुआ नजर आया और एक बार फिर शहर की फजा धुएं, सिसकियों और मातमी खामोशी में बदल गई। दरहकीकत गुल प्लाजा में भड़कने वाली खौफनाक आग महज एक इमारत का जल जाना नहीं, बल्कि दर्जनों खानदानों के ख्वाबों, उम्मीदों और जिंदगी भर की जमा पूंजी का राख में बदल जाना है। इस अचानक लगने वाली आग ने देखते ही देखते पूरे प्लाजे को अपनी लपेट में ले लिया। लम्हों में शोले आसमान से बातें करने लगे, धुआं दूर दूर तक फैल गया और एक मसरूफ कमर्शियल इमारत पल भर में मौत के कुएं में तब्दील हो गई। वो हौलनाक लम्हात देखने में आए जब अंदर फंसे अफराद मदद के लिए चीखते रहे, जब बाहर खड़े लवाहिकीन अपने प्यारों के नाम पुकारते रहे और जब हर गुजरता लम्हा उम्मीद को कम और खौफ को मजीद गहरा करता गया। ये तमाम मनाजिर गुल प्लाजा को कराची की तारीख के दिल दहला देने वाले सानहात में शामिल कर चुके हैं। इस अंदोहनक हादसे में अब तक 26 कीमती इंसानी जानों की ज़िया की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें एक खातून भी शामिल है। DIG साउथ के मुताबिक मुतासरा इमारत के मलबे से 26 अफराद की लाशें मुकम्मल हालत में निकाली गईं, जबकि कुछ अफराद के सिर्फ आज़ा बरामद हो सके, जो आग की शिद्दत और दर्जा हरारत की हौलनाकी की गवाही देते हैं। इसके साथ ही 74 से ज़ायद अफराद के ताहाल लापता होने की इत्तलात ने मुतासरा ख़ानदानों के गम और अजियत को नाकाबिल बयान हद तक बढ़ा दिया है। किसी को अपने शौहर की तलाश है, कोई अपने भाई, बेटे या करीबी दोस्त के लिए दर दर भटक रहा है और हर चेहरा बेबसी और कर्ब की तस्वीर बना हुआ है। माली नुकसान का अंदाज़ा लगाया जाए तो अरबों रुपए तक ये नुकसान जा पहुंचा है, क्योंकि प्लाजे में कायम दर्जनों दुकानें, दफातर, कीमती सामान, अहम दस्तावेजात और सालों की मेहनत से खड़े किए गए कारोबार मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा मुतासरा प्लाजे के अतराफ में वाक़ इमारतों और फ्लैट्स के मकीन भी शदीद खौफ और बेयकीनी का शिकार है, जिसके बायस कई खानदानों ने हालात के पेश नज़र इलाका छोड़कर नकल मकानी शुरू कर दी है। इस अलमनाक सानहे पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि सिंध हुकूमत आग लगने के वाक़े की फोरेंसिक तहकीकात कराएगी ताकि असल वजूहात का जा सके। उनके मुताबिक आग लगने की हतमी वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी। वज़ीर आला सिंध ने इस मुताल्लिक़ क्या गुफ्तगू की है, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखता है। काफ़ी जानी नुकसानात हुए हैं। फाइनल नंबर अभी मैं नहीं दे सकता। इस वक्त तक 15 हमें बॉडीज रिकवर हुई हैं। उसके अलावा तकरीबन 65 अभी हमने लेटेस्ट नंबर दिए जो 1 बजे के हैं। 65 यानी 65 लोग मिसिंग हैं। अगेन जान की कोई कीमत नहीं है, उनका जो दुख है उसका कोई अजाला नहीं हो सकता, लेकिन हम हुकूमत की तरफ से हर उस शख्स की जिसने जान गई है 1 करोड़ रुपया जो है उनको देंगे। और जो लोग अपने कारोबार कम्प्लीटली हो चुके, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनको भी किसी तरीके से अपने पांव पे खड़ा किया जाए जल्द से जल्द। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद आग पर मुकम्मल कंट्रोल क्यों नहीं किया जा सका। और इससे भी ज्यादा पेचीदा बात यह है कि इस वक्त प्लाजे का तकरीबन 60% हिस्सा गिर चुका है और किसी भी वक्त मुकम्मल इनेदाम का खदशा मौजूद है, जिसकी वजह से रेस्क्यू और कूलिंग का अमल इंतहाई खतरनाक बन गया है। यहाँ एक तल्ख हकीकत यह भी है कि कराची फायर ब्रिगेड खुद शदीद वसाइल की कमी का शिकार है। यह हकीकत है कि जदीद आलात की किल्लत, पानी की नाकाफ़ी दस्तियाबी और महदूद अफरादी कुव्वत जैसे मसाइल हर बड़े हादसे में सामने आते हैं। गुल प्लाजा के वाक़े में भी फायर ब्रिगेड अमले ने पानी की कमी, तंग गलियों, बुलंद इमारत तक रसाई में दुश्वारी और पुरानी गाड़ियों की वजह से दरपेश मसाइल का जिक्र किया है। एक मेगा सिटी जिसकी आबादी करोड़ों में है, अब कमर्शियल इमारतें रोज़ बरोज़ बुलंद होती जा रही हों, वहाँ आकर फायर सेफ्टी का निज़ाम इस हालत में कोलैप्स कर जाए तो ऐसे सानहात का सिलसिला रुकना मुश्किल नज़र आता है। सवाल यह है, क्या फायर ब्रिगेड को वाकई वो वसाइल फराहम किए गए हैं जिनकी एक बड़े शहर को ज़रूरत होती है, या फिर हर हादसे के बाद सिर्फ बयानात ही हमारा मुकद्दर बन चुके हैं। जिम्मेदारी का तयन हर मरहला हमेशा किसी न किसी तरह से पेचीदा दिखाई देता है। इंतज़ामिया की जानिब से इब्तदाई तौर पर गैर फ़ाल फायर सेफ्टी सिस्टम्स, शॉर्ट सर्किट और नाक़िस हिफाजती इंतज़ामात को वजह करार देकर ख़ुद को बरी ज़िम्मा साबित करने की कोशिश की जा रही है। और सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी SBCA तो यहाँ तक कहता है कि गुल प्लाजा के मालिक ने नक्शे के बरखिलाफ 1200 दुकानें तामीर की, जबकि नक्शे के मुताबिक 1021 दुकानों की तामीर की इजाज़त थी। लेकिन इसके बावजूद प्लाजे में 179 दुकानें मंजूर शुदा नक्शे से ज़ायद तामीर हुई। अगर ऐसा था तो फिर नक्शे से ज़ायद दुकानें तामीर कराने की इजाज़त कैसे मिल गई, और इस मामले पर गफलत बरतने वालों के खिलाफ क्यों कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। दूसरी जानिब इमारत के मालिकान, दुकानदार और मुतल्लिका महकमे एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी में मसरूफ़ हैं। यहाँ तक कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को भी इस सानहे का ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है। PTI के रहनुमा हलीम आदिल शेख कहते हैं कि इस सानहे के मुजरिम
मेयर अफसरान है, जबकि मेयर कराची मुर्जा वहाब कहते हैं कि जिसने मेरा गिरबान पकड़ना है पकड़ने, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उससे पहले शायान हमारे रिपोर्टर जो इस वक्त स्पॉट पे मौजूद है, जरा उनसे क्विक अपडेट ले लेते हैं कि इस वक्त स्पॉट पे क्या है। शायान अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। शायान, आप इस वक्त स्पॉट पे हैं, जाए हादसा पे मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? क्या आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया? कूलिंग का प्रोसेस कहां तक पहुंचा है? और खास तौर पे मजीद इंसानी जान के ज़िया का कोई खदशा तो मौजूद नहीं है? इस हवाले से क्या अपडेट्स है आपके पास, जरा क्विकली अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर गया। हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी हम और हमारे साथ जो है रेस्क्यू की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं, और इस 40 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजरने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि रेस्क्यू का ऑपरेशन जारी है। कहा जा रहा है कि आग पर जो है मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन अभी भी यही शिकायत मिल रही है कि मुख्तलिफ जगहों से जो है वक्फे से जो है शोले उठते नजर आ रहे हैं, जिसके तहत जो है ऑपरेशन कंटिन्यू रखा हुआ है, जबकि इसके साथ साथ जो है कूलिंग का अमल भी जारी है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो है यहाँ पर 3 मुख्तलिफ जगहों से जो है सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखा दे थोड़ा सा मेरे कब की सूरत हाल है कि ये इस वक्त रेस्क्यू की गाड़ियां भी हमें यहाँ पर नजर आ रही है, जबकि ये इमारत का जो है वो हिस्सा है जो कि एम ए जिन्ना रोड, जो कि एक अहम शारा है, एम ए जिन्ना रोड जो मज़ार कायद के करीब से गुजरती है, जो है ये इसका हिस्सा है। और ये इब्तदाई तौर पर जो है यहाँ पर आग लगी हुई थी, और अब जो है इस पर कहा जा रहा है कि आग पर तो मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया, लेकिन चारों तरफ से जो है इस इमारत के जो है इस वक्त भी कूलिंग का अमल जारी है। और इसके साथ साथ जो है 3 मुख्तलिफ टीमें जो रेस्क्यू की अंदर सर्च ऑपरेशन कर रही है कि अगरचे कोई शख्स या किसी की बॉडी अंदर मौजूद है फौरी तौर पर उसे भी निकाला जाए। जबकि इसके साथ साथ जो बताता चलूँ कि अब तक जो है बताया जा रहा है कि तकरीबन 24 से 26 अफराद जो है वो जाँ बाक हुए हैं इस अफसोसनाक वाक़ये में, और तकरीबन 18 से 20 अफराद की जो वो हालत गैर भी बताई जा रही है, जिन्हें जो यहाँ पर यहाँ से रेस्क्यू करने के बाद जो है जिना अस्पताल और उसके साथ साथ जो है सिविल अस्पताल ट्रामा सेंटर भी मुंतकिल किया जा रहा है। इसके साथ मैं बताता चलूँ कि इस वक्त भी हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो है यहाँ पर रेस्क्यू की मुख्तलिफ जो टीमें हैं, जिस पर अगर मैं तमाम तर टीमों के नाम लेता हुआ चलूँ कि रेस्क्यू 1122 KMC और इसके साथ साथ जो छिपा और ईदी की भी टीमें यहाँ पर मौजूद है, जबकि पुलिस और रेंजर्स की भी नफरी यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इलाका मकीन भी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि हाल ये बताया जा रहा है कि जो इमारत है उसका तकरीबन 40 से 60% जो है हिस्सा अगली तरफ जो है वो गिर चुका है, और इस वक्त ये इमारत भी मुकम्मल तौर पर जो वो खस्ता हाली की तरफ है, और कहा जा रहा है कि इसके पिलर भी जो है कमज़ोर पड़ गए, जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि किसी भी वक्त ये गिर सकती है, जिसके तहत जो है दूर किया जा रहा है। जबकि ऑपरेशन भी इस वक्त जारी है, और कहा जा रहा है कि तकरीबन 74 की जो लिस्ट है जो गुमशुदा अफराद है वो उनका बताया जा रहा है कि उनके अहल खाना से रब्ता किया गया था कि वो वहाँ पर अंदर मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम देख रहे हैं कि अभी उनसे रब्ता कट गया, और कहा जा रहा है कि उनको ऑपरेशन के दौरान जो वो सर्च ऑपरेशन में सर्च किया जा रहा है। 74 जो गुमशुदा अफराद की फहरिस्त है, देखिए 26 तो आप बता रहे हैं कि इस वाक़े में जहाने फ़ानी से कूच कर गए इस हादसे के नतीजे में, अब ये बहुत बड़ा लॉस है, तो अभी भी इंसानी जान के अंदर होने के इम्कानात मौजूद है? रेस्क्यू ज़राए क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने एक लिस्ट यहाँ पर तैयार की है, जो टीम यहाँ पर मौजूद है, मुख्तलिफ टीमें यहाँ पर जो वो सर्च कर रही हैं, तो उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि 74 की जो है एक लिस्ट बनी है कि जिसके तहत 74 अफराद जो है मिसिंग है, जिनके अहल खाना की जानिब से कहा जा रहा था कि उनके यहाँ पर है। जबकि इसके साथ पुलिस भी बता रही है कि उनके जो मुतादिद इनमें से जो अफराद है उनकी लोकेशन भी इस गुल प्लाजा के करीब आई है, जिसके तहत जो है हम देख रहे हैं कि अब सर्च ऑपरेशन भी किया जा रहा है, और ना सिर्फ एक जगह से, जबकि 3 मुख्तलिफ टीमें जो है वो मुख्तलिफ जो है इस इमारत के अंदर जो है वो सर्च ऑपरेशन कर रही है। इब्तदाई तौर पर इनकी जानिब से जो है वो 4th फ्लोर की जो सर्च ऑपरेशन की गया, उसके बाद 3rd का किया जा रहा है, और इस तरह जो है के तमाम तर जो फ्लोर है उनकी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जबकि इसके साथ हम देख रहे हैं कि इस वक्त भी जो अंदर धुआं है उससे उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो यहाँ पर जो रेस्क्यू की टीम है उनकी जानिब से यही शिकायत की जा रही है कि यहाँ पर जो बड़ी तादाद में लोग ठीक है शायान, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर अ वेरी क्विक अपडेट। इस वक्त ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान सिंध के प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी साहब ने मैं ज्वाइन किया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जावेद कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जावेद साहब, इस वक्त $1 बिलियन क्वेश्चन यही है कि मुजरिम कौन, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? इतना बड़ा सानहा हो गया इतने बड़े शहर में, इतनी बड़ी शारा एम ए जिन्ना रोड, ये कोई गुमनाम शारा नहीं है, कोई बैक यार्ड में नहीं है, ये मरकजी शारा है एम ए जिन्ना रोड, वहाँ पे इतना बड़ा सानहा हो गया, इतनी जानें चली गई सर, 26 लोगों का इस जहाने फानी से कूच कर जाना, 40 घंटे से जायद हो गए इस सारे मामले को, अभी भी रेस्क्यू को बहुत सारा जो डिफिकल्टीज है वो फेस करनी पड़ रही हैं। रिस्पॉन्सिबल कौन है सर? SPCA है, बिल्डिंग का मालिक है, रेस्क्यू है, कौन रिस्पॉन्सिबल? अभी तक वजह ही मालूम नहीं हो सकी कि आग लगी क्यों। देखें माशाल्लाह आप सब सारे दिन देख रहे हैं, आज तीसरा रोज है, और इसमें जो भी कसूरवार है
इसमें सबसे पहले सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आती है, फिर इसकी KMC आती है, फिर सिंध गवर्नमेंट के अंडर जो भी इदारे हैं वो कसूरवार हैं। आप ये कहते हैं, आप पूरे चैनल पे, मैं आज कल से चैनल पे हूं और वो बार बार एक चीज ये निशानदेही की जाती है कि यहाँ 1000 कुछ दुकानें अप्रूवल थी और इन्होंने 1200 बना ली। ये सरासर झूठ पे मबनी इनका बयानिया है। ऐसा नहीं है, कुछ शॉपें बड़ी थी उन्हें छोटी कर कर बना लिया गया। लेकिन अफसोस ये होता है आज सिंध गवर्नमेंट बजाय अपनी गलती मानने की बजाय वो ताजिरों को इल्जाम तराशी कर रही है कि इसमें ताजिरों का कसूर है और ये उन्होंने कर लिया, वो कर लिया। मैं पूछता हूं ये इदारे किन के हैं? ये आवाम और ताजिरों के पैसे से ये सैलरी लेते हैं। ये हुकूमत किन के पैसों से चल रही है? आज आप देखें कि पूरा कराची सोग में डूबा हुआ है, पूरे पाकिस्तान की ताजिर बरादरी सोग में डूबी हुई है। अब इनको निशानदेही कर कर हम उनका हाथ पकड़कर उनके हाथ पे दें कि ये मुजरिम है, आप इन्हें कैफिर किरदार। अच्छा जावेद कुरैशी साहब, एक सादा सा सवाल है सर, ये बिल्डिंग जो गुल प्लाजा है इसकी मेंटेनेंस किसके पास थी? मालिक के अपने पास थी? ये कोई आउटसोर्स किया हुआ था? कौन मेंटेन कर रहा था इसको? देखें, इनकी जो ट्रेड यूनियन है यहाँ की गुल प्लाजा की, वो मेंटेनेंस उनके जिम्मे थी और वो ही ये करवाते हैं। और हम ये कहते हैं उसकी भी इंक्वायरी होनी चाहिए। हम नहीं कहते कि ताजिर के ऊपर कोई इल्जाम है तो उससे बरी जिम्मा कर दिया जाए। हम इस चीज के लिए हम किसी को गलत आदमी को कभी भी ताजिर लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि सर जाहिर है जो इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस अपनी जिम्मे लिए हुए था, जिसकी रिस्पांसिबिलिटी थी, तो लैब्स तो वहां पे मौजूद है ना सर? सबसे पहले तो वो आइडेंटिफाई करना चाहिए कि यहां पे कोई ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। ये बाकायदा अप्रूवल मैप है और इसमें जो भी तोसी हुई है वो भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से। लेकिन यहाँ फायर के जो हालात थे वहां नहीं थे, या इन्होंने तो मजीद अनलीगल तोसी की है, तो वो इदारे कहां गुम हो गए थे? क्या आज इस सानिये के बाद उन इदारों की आंखें खुली है? क्यों नहीं वो आते, अपनी ड्यूटी अंजाम देते? मेयर साहब कहां थे 24 घंटे तक? CM साहब कहां थे 22 घंटे तक? लेकिन आप ये देखते रहे कि ये लोग सियासत कर रहे हैं। अभी आपने एक क्लिप चलाया, तो सियासी आदमी आपस में एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। हमें सियासत नहीं करनी, अरे हमारे ऊपर मरहम रखने की जरूरत है। लेकिन अफसोस है कि सिंध गवर्नमेंट आज भी इल्जाम तराशी कर रही है और वो कहती है ताजिरों में कुछ फसादी लोग हैं। ये उन्हें शर्म आने का मुकाम है। आज हमारे ऊपर मरहम रखने की बजाय इल्जाम तराशियां की जा रही है। मैं कहता हूं कोई भी इस पे कोई किरदार ऐसा है जिसकी वजह से ये सानिया हुआ है, उसे करार वाकई सजा मिलना चाहिए। और आप ये अभी तक जो 26 डेड बॉडियां रिकवर की हैं, जो शहादत के मर्तबे पे फाइज हुए हैं, और मैं एक फाइटर की भी बात करना चाह रहा हूं, फरहान की, जो कि वो भी उसने जामे शहादत नोश किया है। हम उसकी फैमिली के साथ मुकम्मल हमदर्दी है। और ये देखें उन्होंने, अब वो क्या कहते हैं कि हमारी कारकर्दगी देखें, हमारा एक फाइटर भी शहीद हो गया इसके अंदर। मेरे भाई, ये हादसा आपकी नाअहली, ना तजर्बेकारी। कराची जो 3 करोड़ से ऊपर की आबादी का शहर है, इसके अंदर इनके पास जदीद आलात नहीं है, इनके पास जदीद ट्रेनिंग नहीं है। ये 50 साल पुराना तजर्बे की बुनियाद पर ये काम कर रहे हैं। मैं सिंध गवर्नमेंट का कोई नुमाइंदा आपके साथ है तो मैं उससे बात करता हूं कि मुझे बताएं आपने क्या इस इदारे पे कितने पहले पैसे इनको गाड़ियां आपने दिए? वो भी विफाक की तरफ से आई थी। उसके बाद इनके पास कोई ऐसे आला नहीं है। और बड़े शर्म का मुकाम है, वहां जो लोग रेस्क्यू का काम कर रहे हैं वो आवाजें दे रहे हैं कि कोई जिंदा है तो हमें बताए, कोई आवाज दे तो हम उसको रेस्क्यू करें। यार ये जहालत की दौर की बातें हो रही हैं, समझ में नहीं आ रहा। लोग जो है वो चांद पर पहुंच गए, हम अभी तक जमीन पे। अच्छा जावेद कुरैशी साहब, अब चीफ मिनिस्टर सिंध का एक साउंड बाइट हमने चलाया, उसमें वो ये कह रहे हैं कि इस सारे वाकये की जो फोरेंसिक है वो हम कराएंगे, फोरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी और जाहिर है करार वाकई सजा की वो यकीन दहानी करा रहे हैं। फिर उसके अलावा जाहिर है वो जो इस वक्त सिंध गवर्नमेंट है वो ये कह रही है कि सबसे पहले तो हमें इसके साथ काउंटर फाइट करना ना, जो इस वक्त पोजीशन कंडीशन जारी है। और फिर आप हमने मुर्जा वहाब साहब का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा जी फिर मेरा गिरबान भी हाजिर है, मेरा गिरबान किसी ने पकड़ना है तो पकड़ लें। तो वो जो फोरेंसिक सियासी बयान है जी। देखें, बात यह है इससे पहले कितनी प्लानिंग हुई है और कितने लोगों को इंक्वायरी के अंदर ये लोग जो नॉमिनेट है उनको किनको सजाएं हुई है। मुझे एक का नाम आप मुझे बता दें, गवर्नमेंट का कोई भी नुमाइंदा बैठा हुआ है तो आपके साथ, आप उन्हें लाइन पे ले लें। ये सिर्फ ढोंग और ड्रामा है, ये करप्शन की जा रही है इदारों में बैठकर। उन्हें कोई हमदर्दी नहीं है आवाम से, कोई हमदर्दी नहीं है ताजिर से।
मुझे ये बात बताएं, 68 और 70% टैक्स देने वाला शहर आज बेवारिस और लावारिसों की तरह यहां खड़ा हुआ है। आखिर इस शहर की क्यों नहीं मालकी ये लोग करते, क्यों नहीं यहां से कमाते हैं, इतना टैक्स लेते हैं? अरे जो बेटा ज्यादा कमाकर मां के पास आता है वो उससे ज्यादा प्यार देती है। लेकिन बदकिस्मती इस शहर कराची की है, इस शहर की किस्मत में लाशें उठाना लिखी है। वो खा टारगेट किलिंग हो, का डकैती की वारदात हो, डंपर की एक्सीडेंट हो, और अब ये इस कौम की, इस कराची की, जावेद साहब लास्टली वो कॉम्पनसेशन की तलाश करूं। हाँ, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? उन्होंने तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने, तो मैं अब सबने दस्ताने पहने हुए हैं। लेकिन आप मुझे बात बताएं। जी, आपका क्या सवाल है? मैं लास्टली सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि चीफ मिनिस्टर सिंध ने जो कॉम्पनसेशन की बात की है ताजरों के लिए कि कॉम्पनसेशन देंगे, आर यू सेटिस्फाइड विद दैट? देखें, उन्होंने, आप माशाल्लाह इतना मीडिया को आप कवरेज करते, तमाम लोगों, सियासी उन्होंने 1 करोड़ रुपया उन लोगों को दिया है जो शहीद हुए हैं। उन्होंने कोई जख्मियों के लिए ऐलान नहीं किया, कोई जो वहां माली नुकसान हुआ है उसका कोई ऐलान नहीं हुआ। ये सिर्फ ठंडा छींटा दिया गया है कि अवाम जो इस टाइम मुश्तहिल है उसे ठंडा किया जाए। मैं ये पूछना चाहता हूं, आज आपने सीएम साहब ने जो अपने पास मीटिंग बुलाई थी, क्या वो स्टेक होल्डर थे? अब मैं किसी का नाम लूंगा तो मीडिया पे तो फिर काफी लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। आप उन स्टेक होल्डर को क्यों नहीं बुलाते जिनके खून पसीने की कमाई से ये लोग आज, जो लोग करोड़ोंपति थे, आज वो रोड पर आ गए हैं? मुझे बताएं उनका कौन पुरसाने हाल है? आप मीटिंगें करते हैं, ड्राइंग रूम की सियासत आप करते हैं, सियासी बयानबाजी आप करते हैं, लेकिन आपके पास हमदर्दी के लिए कुछ भी नहीं है। 17 साल से पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है। मैं बिलावल भुट्टो साहब से मुखातिब हूं, खुदारा आप एक्शन लें और आप देखें कहां कहां गलतियां हुई हैं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सही। जावेद कुरैशी साहब, आई हैव टू वाइंड इट अप हियर सर। इल्जाम तलाशी ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अंजुमन ताजरान सिंध के प्रेसिडेंट जावेद कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जाहिर है बड़े जज्बाती है, ताजरों का बड़ा नुकसान हो गया इसमें, और जाहिर है जो ह्यूमन लाइफ है वो तो इररेपरेबल लॉस है जो इसमें हुआ है। वी नीड टू आइडेंटिफाई सिंध गवर्नमेंट को जो है एज ए गवर्नमेंट जो है, जैसे चीफ मिनिस्टर सिंध फोरेंसिक की बात कर रहे हैं और ये सब, इसको एक टेस्ट केस बनाना पड़ेगा। और पहले भी हम ये देखते हैं कि इस तरह के सानेहात होते हैं, हादसे रकम हो जाते हैं, काफ़ी अफसोस मलने के अलावा, फॉर द टाइम बीइंग स्टेटमेंट्स, वादे दावे करने के अलावा कुछ नहीं होता, और फिर एक और इंसिडेंट जो है वो रूनुमा हो जाता है, वो वकूफ़-पज़ीर हो जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आता है। ऐसा महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप आलमी सियासत को किसी इदारा जाती और उसूली निज़ाम की बजाय अपनी ज़ात के गिर्द घुमाना चाहते हैं, क्योंकि उनकी सियासत में बैनुल-अक़वामी क़वानीन, अखलाकी अक़दार और इज्तिमाई दानिश सानवी हैसियत इख्तियार कर चुके हैं, जबकि ज़ाती मफाद, ताकत कहरा और शख्सियत परस्ती मरकज़ी किरदार बन चुके हैं। ट्रंप खुद को फैसला कुन, अक़ल कुल और वाहिद निजात दहिंदा के तौर पर पेश करते नजर आ रहे हैं, और यही सोच उनके तर्ज़ हुक्मरानी को शख्सी आमरीत के करीब ले जाती है। इसी पस मंज़र में अगर फ़लस्तीन, बिलखुसूस गज़ा में क़याम अमन से मुताल्लिक़ अमरीकी सदर के हालिया बयानात और मनसूबों को देखा जाए तो ये तासुर मज़ीद मजबूत होता है कि अमन अब एक अखलाकी ज़िम्मेदारी नहीं बल्कि एक सौदेबाजी की शक्ल इख्तियार करता चला जा रहा है। जैसा कि फ़लस्तीन में क़याम अमन के लिए जिस बोर्ड ऑफ पीस के क़याम की बात सामने आ रही है, उसके खदोखाल जितने मुबहम हैं उतने ही तशवीशनाक भी हैं, और आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका की जानिब से इस बोर्ड की रुकनीत को माली शराइत से जोड़ने का तसव्वुर भी ज़ेर गौर है, जो बज़ाते खुद अमन के पूरे फ़लसफ़े को मशकूक बना देता है। अगर अमन का अमल दौलत, सियासी वफादारी या ताकत के तवाज़ुन की बुनियाद पर तय होगा तो फिर इंसाफ, गैर जानिबदारी और मज़लूम की आवाज़ कहाँ खड़ी होगी? ऐसा महसूस होता है कि डोनाल्ड ट्रंप गज़ा के अमन पर कीमत रख रहे हैं, और ये कीमत इंसानियत या उसूलों की नहीं बल्कि मफाद परस्ती और कारोबारी सोच की अक्कास है। अब जैसा कि एक अमरीकी जरीदे के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया मुख्तलिफ ममालिक इस बोर्ड की मुस्तकिल रुकनीत के $1 अरब का मुतालबा कर रही है। अमरीकी जरीदे के मुताबिक तजवीज़ में कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप खुद इस बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन होंगे, जबकि बोर्ड की रुकनीत, फैसलों की हतमी मंजूरी और माली वसाइल के इस्तेमाल का इख्तियार भी उन्हीं के पास होगा। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि जो ममालिक पहले साल $1 अरब अदा करेंगे उन्हें रुकनीत की मुद्दत में किसी हद तक इस्तिस्ना हासिल हो जाएगा। अब ये हकीकत किसी
ऐसे पोशीदा तो नहीं है कि फ़लस्तीन में मासूम शहरियों, बच्चों और औरतों के कत्लेआम के दौरान अमेरिका ने इसराइल का गैर मशरूत साथ दिया है। सफारती तहफ़्फ़ुज़, अस्करी इमदाद और सियासी सरपरस्ती के ज़रिए इसराइली इक़दामात को आलमी एहतसाब से बचाया गया और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें हों या फिर आलमी इंसानी हुकूक़ की तंजीमें, उनकी रिपोर्ट्स अक्सर औक़ात अमेरिका ने इसराइल के लिए बतौर ढाल का किरदार अदा किया। और अब जब गज़ा खंडर बन चुका है, लाखों लोग बेघर हैं और इंसानी अलमिया अपनी इंतहा को पहुँच चुका है, तो ऐसे में अमन की बात एक मस्बत पेशरफ्त हो सकती थी। लेकिन जब यही अमन एक तिजारती मंसूबे या ज़ाती तशहीर का जरिया बन जाए तो नीयत और मकसद दोनों पर सवाल उठना फितरी हो जाता है। डॉक्टर इरफान अली फ़ानी, इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद है, इस मामले करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये गज़ा पीस बोर्ड पे जो एक कारोबारी, मैं ये कहूँगा मतलब ज़ाहिर है कि एक बिज़नेस के तौर पे इस गज़ा पीस बोर्ड में बोली लगाई जा रही है $1 अरब की कि जो मुल्क इसका रुकन बनना चाहता है वो $1 अरब अदा करे और रुकनीत मिल जाएगी। ये कैसा व्यापार है, ये कैसा अमन का मंसूबा है कि जिसमें $1 अरब दे के मुल्कों को रुकनीत के लिए? क्या ये कोई बिजनेस डील है? मतलब जो $1 अरब देगा उसको उसके एवज क्या मिलने जा रहा होगा? और फिर चेयरमैन ट्रंप साहब खुद होंगे, फैसले उनके पास होंगे, रकम सारी, ये हो क्या रहा है डॉक्टर साहब? जी हाँ, जो आपने अपने प्रोग्राम के इंट्रो में जो डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात की थी ना कि इस वक्त जो दुनिया का रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर था वो इस वक्त कोलैप्स कर चुका है। 2003 के अंदर जब इराक के ऊपर वॉर मुसल्लत करना थी तो उस वक्त यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर एक करारदाद पेश की गई थी। फ्रांस वो वाहिद मुल्क था और चीन और रूस ने भी फिर उसको बैक किया था जिसने उसकी करारदाद की मुखालफत की, लेकिन यूके ने और अमेरिका ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों को पसे पुष्ट डालते हुए और उसकी बैकिंग के बगैर ही इराक के ऊपर जब अटैक कर दिया तो उसी दिन जो रूल बेस्ड ऑर्डर है वो अपना भरम खो चुका था। और इस वक्त जो शख्स डोनाल्ड ट्रंप के नाम से अमेरिका की जो ज़माम जिसके हाथ में है वो शख्स इस वक्त एक एम्परर है और अमेरिका जो है वो एक अंपायर की शक्ल इख्तियार कर चुका है। एक रियासत और अंपायर के अंदर फ़र्क यह होता है कि रियासत का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेजिस्लेचर बॉडी है, लॉज होते हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया जाता है, लेकिन एक अंपायर किसी कॉन्स्टिट्यूशन की किताबें नहीं होती और उस अंपायर के अंदर जो एम्परर होता है और उसको किसी तरह की लेजिस्लेचर बॉडी या लॉज की ज़रूरत नहीं होती और कोई मोरालिटी नहीं होती है। तो आप देखते हैं कि उसका दिल चाहा तो उसने अपने वेस्टर्न हेमिस्फीयर के अंदर वेनेजुएला के अंदर निकोलस मडूरो जो था उसको किडनैप कर लिया उसकी वाइफ के साथ। अगले ही दिन उसने कहा जी अब मैं ग्रीनलैंड की तरफ आ रहा हूं और पूरे यूरोप के अंदर थरथली मच जाती है और उसके बाद यूरोप भी अपनी तरफ से कोशिश करता है कि उसको किसी तरीके से खुश कर सके डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन वो नाकाम रहते हैं। उन्होंने अपनी फौजें उतारने की कोशिश की तो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ की धमकी दे दी तो वो फौजें अब वापस जा रही हैं अपने अपने मुल्कों के अंदर। और उसके बाद आप देखते हो कि वो गजा की तरफ आ जाते हैं और वो शर्म शेख के अंदर आपको याद होगा अक्टूबर 2025 के अंदर शर्म शेख के अंदर 20 ममालिक इकट्ठे हुए थे और पाकिस्तान भी उनमें शामिल था और फिर 8 ममालिक ने मिलकर एक 20 नुकाती जो एजेंडा था गजा को लेकर उसके ऊपर मुत्तफिक हुए थे। और बाद में फिर यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर ये जो नकात हैं वो चले जाते हैं और फिर रशिया और चीन जो है वो इसको एब्सटीन करते हैं, लेकिन ये करारदाद जो है उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बैकिंग हासिल हो जाती है। और डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त गाजा के हवाले से दूसरे फेज में दाखिल हो रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि पहला मरहला मुकम्मल हो चुका है, हालांकि पहले मरहले के अंदर पहला काम यह था कि सीज फायर करना। तो आप देखते हो कि अक्टूबर 2025 से लेके आज तक 460 लोग जो हैं उनको फ़लस्तीन के अंदर हमास इधर गजा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर जो इजरायली फौजी हैं उनकी जुल्म और जबर का निशाना बन चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि जंगबंदी जारी है। और दूसरा जो उसका मेन पर्पस था कि जितने भी कैदी हैं फ़लस्तीनी कैदी जो कि हज़ारों की तादाद में और फ़लस्तीन की जेलों के अंदर हैं उनको भी रिहाई की जाएगी और कैदियों का तबादला होगा। वो कैदी कहाँ पे हैं, कब रिहा हुए हैं और किन के पास गए हैं, दुनिया में किसी को भी ये पता नहीं है। तो अब ये दूसरे मरहले की बात कर रहे हैं जिसके अंदर वो एक बोर्ड ऑफ पीस के नाम से एक बोर्ड तश्कील दे रहे हैं जिसके अंदर 7 अमेरिकन लोग शामिल हैं, स्टीव विटकॉफ और मार्को रूबियो, और एक जो है वो यूके के अंदर टोनी ब्लेयर आपको नजर आता है। और ये वो टोनी ब्लेयर है जो कि इंतहाई कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है यूके के अंदर। जी और जाहिर है टोनी ब्लेयर का नाम पहले भी आ रहा था कि वो शायद इस सारे मामले को सुपरवाइज कर रहे होंगे इस मुआहदे को, लेकिन जानिबदारी पर बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे ट्रंप की जो है इजराइल के साथ नेक्सस किसी से ढका छुपा नहीं है, इसी तरह वो टोनी ब्लेयर क्यों ना हो, जाहिर है एक नेक्सस है जो हमें नजर आता है। और
और अपना एक वेस्टेड इंटरेस्ट है, तो ये एक तो सबसे पहले इम्पार्शियलिटी बहुत बड़ा क्वेश्चन है। फिर दूसरा, माय क्वेश्चन रिमेन्स द सेम कि किसी मुल्क को अगर रुकन बनाना है पीस बोर्ड का, तो $1 अरब फॉर व्हाट, मतलब किस बात के लिए? गजा के लिए लिए जा रहे हैं कि पीस? जी पहले जो आपने बात की है ना ऑनेस्ट होने की, तो जब तक डील ब्रोकर खुद ऑनेस्ट नहीं होगा ना, तो उसमें पीस आ नहीं सकता है। और इस बोर्ड, जो इसने बोर्ड ऑफ पीस का नाम है, उसके अंदर कहीं आपको फलस्तीनी या पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के लोग जो हैं वो शामिल होते हुए नजर नहीं आ रहे। 7 लोग जिनका ताल्लुक अमेरिका से है, और वो जो ज़ायनिज्म और एक्सट्रीम ज़ायनिस्ट उनका टिल्ट है और रुझान है उस तरफ, वो लोग शामिल हैं। तो ये बेसिकली एक इजराइली बैक्ड डील है, जिसके तहत जो 2 रियासती आपका सिलसिला है और 2 रियासती हल की हम बात करते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम होता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि मादूम हो चुका है। इस वक्त कोई 53% जो गजा का इलाका है वो इजरायली फौजियों के पास है, और कोई 80% इलाका जो है वो वेस्ट बैंक का है, जो इजराइल के पास है। और आपने ये जो बात किया है कि 1 अरब, तो बेसिकली इन जो कमेटी है ना, इसके 2 डोमेन्स हैं। एक वो डोमेन है जिसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है, और बाकी 60 लोगों को इसका इन्विटेशन गया है, और उन 60 लोगों के अंदर टर्की है, अर्जेंटाइन है, इवन के पाकिस्तान और इंडिया को भी उसके अंदर शमूलियत की खबरें आ रही हैं। तो वो मालिक हैं जिनसे तकाजा किया गया है कि अगर वो मुस्तकिल तौर पर इसके रुकन रहना चाहते हैं, तो वो $1 अरब जो है US डॉलर, वो इसका पे करेंगे। तो दुनिया जो है वो इस वक्त लॉज या मोरालिटी के ऊपर नहीं चलेगी, और ये हमेशा तो वैसे नहीं रहेगा। डोनाल्ड ट्रंप के अभी 2.5 या 3 साल जो मजीद रह गए हैं व्हाइट हाउस के अंदर, उसके बाद की दुनिया फिर आपको मुख्तलिफ नजर आएगी। इस तरह के बहुत सारे लोग पहले भी तारीख में आते रहे हैं, लेकिन दुनिया में ऐसा निजाम चल नहीं सकता है। लेकिन जो आपने बात की कि ये $1 अरब आप किस चीज का ले रहे हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो खुद भी अभी मुबहम है, वेग है कि ये बात जानी किस तरफ है। वो या शायद ये समझ रहा है कि वो मुस्तकिल अब अमेरिका का एक सदर बन चुका है, और वो दुनिया में जिस तरह की भी तब्दीली लाना चाहता है, अब वो तब्दीली ला सकता है। लेकिन वो मालिक जो $1 अरब देंगे, तो उसको $1 अरब देने का बेनिफिट क्या होगा? तो इसके ऊपर जो वेस्टर्न एक्सपर्ट्स हैं ना, वो ये इसको बहुत कंट्रोवर्शियल प्लान के तौर पर देखते हैं। वो ये समझते हैं कि ये एक मिनी यूनाइटेड नेशन बनाने की कोशिश हो रही है। इसका जो दायरा इख्तियार है वो सिर्फ गाजा के अंदर अमल लाना नहीं है, बल्कि यूनाइटेड नेशन के एक सब्स्टिट्यूट के तौर पर एक ऐसी गवर्निंग बॉडी को खड़ा करना है जो कि अमेरिकन डोमिनेटेड हो। क्योंकि इस वक्त दुनिया के अंदर जो यूनाइटेड नेशन इस वक्त तकरीबन वो अपनी अफादियत खो चुका है, और अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लेके, वर्ल्ड बैंक को लेके, यूनाइटेड नेशंस को लेके यहां से निकलने की बातें भी कर चुके हैं। तो असल में उनका मतमे नजर अब ये है कि एक गवर्निंग बॉडी। वेरी क्विक शॉर्ट ब्रेक है। डॉक्टर इरफानी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक और बड़ी ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, किसी हद तक तकलीफ दे भी है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ कंबोडिया में हालिया बरसों के दौरान जिस मुनज़्ज़म और भयानक अंदाज में ऑनलाइन फ्रॉड इंडस्ट्री ने जन्म लिया है, वो अब एक इंसानी अलमिया की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इस पूरे नेटवर्क का बुनियादी तरीका वारदात यह है कि एशियाई और अफ्रीकी ममालिक, खुसूसन पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश और नेपाल से नौजवानों को कॉल सेंटर जॉब, डिजिटल मार्केटिंग, कस्टमर सपोर्ट या ऑनलाइन सेल्स के पुरकशिश इश्तिहारात के जरिए कंबोडिया बुलाया जाता है। फिर सोशल मीडिया, व्हाट्सएप और जाली रिक्रूटमेंट एजेंसीज के जरिए कहा जाता है कि तनख्वाह हज़ारों डॉलर्स होगी, रिहाइश और वीज़ा कंपनी फराम करेगी और काम मुकम्मल तौर पर कानूनी होगा। लेकिन जैसे ही अफराद कंबोडिया पहुंचते हैं, उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए जाते हैं और उन्हें ऐसे कंपाउंड में कैद कर दिया जाता है जो बज़ाहिर दफातर लेकिन दर हकीकत जेल नुमा मराकज़ होते हैं। यहाँ उन्हें जाली ऑनलाइन स्कीम्स चलाने पर मजबूर किया जाता है, जिनमें फेक क्रिप्टो करेंसी सरमायाकारी, डेटिंग ऐप्स के ज़रिए जज्बाती फ्रॉड, जाली लॉटरीज और बिजनेस ऑफर्स शामिल होती हैं। इस वक्त स्कैमर्स का पूरा सिस्टम इस बात पर खड़ा है कि गैर मुल्की शहरियों से मगरबी ममालिक के लोगों को टारगेट करके पैसे निकलवाए जाएं, और अगर कोई कारकुन टारगेट पूरा ना करे तो इसे सज़ा दी जाती है। इन मराकज़ में तशद्दुद महज एक इस्तिस्ना नहीं बल्कि एक बाकायदा हथियार के तौर पर इस्तेमाल होता है। मुतासिरीन के बयानात के मुताबिक जो अफराद काम से इनकार करें, कम पैसे कमा कर दें या फ़रार की कोशिश करें, उन्हें बेरहमाना तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लाहौर के शहरी ताहिर, जो
इन्हीं स्कैमर्स का निशाना बने, उनकी फरियाद इस दिक्कत की अक्कासी करती है। ताहिर का कहना है कि कई पाकिस्तानियों को कॉल सेंटर की नौकरी के नाम पर बुलाया गया, मगर यहां आकर उन्हें स्कैमर्स के शिकंजे में जकड़ लिया गया। बहरहाल हमारी टीम ने ताहिर के भाई तैयब से रब्ता किया और रब्ता करने पर ताहिर के भाई का कहना है कि कंबोडिया पुलिस ने ताहिर को बाजियाब करा लिया है। उम्मीद है ताहिर के बाजियाब होने के बाद इस नेटवर्क को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए मजीद राह हमवार होगी। अब देखा जाए तो बाज़ केसेस में तो मुतासरीन के अहले खाना से तावान का मुतालबा भी किया जाता है और पैसे ना मिलने की सूरत में तशद्दुद मजीद बढ़ा दिया जाता है। ये एक मुनज़्ज़म इंसानी स्मगलिंग और साइबर क्राइम का गठजोड़ है, जिसमें मकामी जराइम, पेशावर गिरोह, करप्ट अनासर और बैन-अल-अक़वामी फ्रॉड नेटवर्क्स शामिल होते हैं। माहिरीन के मुताबिक कंबोडिया, म्यांमार के बाज़ इलाकों में ये कंपाउंड्स बरसों से काम कर रहे हैं, लेकिन मुतासरीन की खामोशी, कानूनी पेचीदगियाँ और सिफारती सुस्ती के बायस ये नेटवर्क मजबूत होते चले गए हैं। अब ताहिर जैसे मुतासरीन की अपीलें इस बात का तकाजा करती हैं कि पाकिस्तानी इदारे न सिर्फ फौरी सफारती मुदाखलत करें, बल्कि बैरून मुल्क रोज़गार के नाम पर होने वाले फ्रॉड से मुताल्लिक अवामी आगाही और सख्त निगरानी का निज़ाम भी कायम करें, ताकि मज़ीद ज़िंदगियाँ इस स्याह कारोबार की नज़र ना। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जनूबी एशिया में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि सियासत, सफारतकारी और कौमी वक़ार से जुड़ा एक हसास मामला बन चुका है। हालिया दिनों में बांग्लादेश क्रिकेट टीम का भारत ना जाने का फैसला और इस पर पैदा होने वाला तनाज़ा इसी हकीकत को एक बार फिर वाज़े कर रहा है। अब इस मामले ने उस वक्त मज़ीद संगीनी इख्तियार कर ली जब बांग्लादेशी हुकूमत ने बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तानी हुकूमत से रब्ता किया और अपने मौक़िफ़ से आगाह किया। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने न सिर्फ बांग्लादेश को मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी कराई, बल्कि ये भी वाज़े कर दिया कि अगर बांग्लादेश के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया गया तो पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले पर भी नज़रसानी कर सकता है। अब यही वो खबर है जिसने खित्ते की सियासत और आलमी क्रिकेट में एक नई बहस को जन्म दिया है। अब इस पेशरफ्त को देखा जाए तो सबसे अहम नुक्ता ये सामने आता है कि पाकिस्तान ने पहली बार खुलकर ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि किसी भी मुल्क को दूसरे मुल्क को धमकाने या दबाव में लाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि बांग्लादेश के पास भारत ना जाने की माकूल और ठोस वजूहात मौजूद हैं और इन वजूहात का एहतराम किया जाना चाहिए। दर हकीकत ये बयान सिर्फ बांग्लादेश की हिमायत नहीं बल्कि आलमी क्रिकेट गवर्नेंस पर एक सवाल भी है, ख़ास तौर पर ICC के किरदार पर, जिसकी जिम्मेदारी है कि वो तमाम रुकन ममालिक के लिए यकसा और गैर जानिबदाराना पॉलिसी अपनाए। अगर ताकतवर ममालिक अपने सियासी या सिफारती असर रसूख के जरिए फैसले मुसल्लत करेंगे तो छोटे और दरमियाने दर्जे के ममालिक के खदशात कभी हल नहीं हो सकेंगे। अब पाकिस्तान का ये मुमकिना इशारा कि वो T20 वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले का जायज़ा ले सकता है, एक बड़ा सिफारती और स्ट्रेटेजिक पैगाम है। इसके असरात सिर्फ पाकिस्तान या बांग्लादेश तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि पूरे टूर्नामेंट की साख और आलमी क्रिकेट के मुस्तकबिल पर भी पड़ सकते हैं। अगर पाकिस्तान जैसी बड़ी क्रिकेट टीम इवेंट से दस्तबरदारी पर गौर करती है तो ये ICC के लिए एक वार्निंग होगी कि खेल को सियासी तनाज़ात से बालातर रखने में नाकामी संगीन नताइज भी ला सकती है। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।